स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर, जहां अब हम फाइनल टच देने वाले हमारे सीबीएसई बोर्ड साइंस के पेपर को, जो 20 तारीख को है। हमने काफी सारे पीवाईक्यू सेशन, काफी रैपिड रिवीजन सीरीज, चाहे महाकुंभ हो, शॉर्ट्स रिवीजन हो, काफी कुछ आप तक प्रोवाइड किया है। अब बारी आती है लास्ट टच देने के लिए और पेपर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ला रहा हूं आपके सामने टॉप 40 क्वेश्चंस की वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मैं आपको मिला जुला कर 40 क्वेश्चंस देने वाला हूं। इन 40 क्वेश्चंस में से मेरी गारंटी है कि आपके पेपर में रूबरू ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हम पहले केमिस्ट्री को लेंगे। केमिस्ट्री में देखो, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है मैंने आपके लिए। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। क्या होता है? H2S is passed through a blue solution of copper sulfate, that is CuSO4। क्या होता है? CuSO4, a black precipitate of copper sulfide, that is Cu2S, copper sulfide is obtained and sulfuric acid is so formed remains in the solution। तो आपको इसमें एक रिएक्शन बनानी थी, और ये रिएक्शन आपके लिए मैंने क्यों लिखवाई, क्योंकि यहां एक तो ब्लैक कलर का पीपीटी, क्या ब्लैक कलर का पीपीटी, सेकेंडली ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस वजह से मैंने पहला क्वेश्चन आपका पीपीटी बेस्ड, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड लिया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है कि बताइए ये रिएक्शन क्या है और किस तरीके से ये वर्क करेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिश, ओके, एंड हीटेड। What changes take place on heating? ठीक है, when hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen. Give the chemical equation, the name, the color in each case। 2020 में आया है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कॉपर जो कि ग्रीनिश कंपाउंड रहता है, ब्राउनिश कंपाउंड रहता है, इसको आपने हीट किया तो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ये कौन सा सब्सटेंस बनता है? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा, ये भी ध्यान रखना। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन गैस से पास किया। किससे पास किया? हाइड्रोजन गैस से पास किया, तो बनेगा वाटर, और हमको रिवर्ट मिल जाएगा कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्ट मिलना। मैंने शॉर्ट्स में भी इसका एक क्वेश्चन डाला हूं ब्राउन नाम से, सेम क्वेश्चन यहां पर ही है, बस उसको पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका बदल दिया हमने। केमिकल रिएक्शन भी लिख दी, नेम भी लिख दिया, और ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दिखेगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज NaOH। तो NaOH हमने लिया है, कॉस्टिक सोडा, इज एडेड टू फ्यू पीस ऑफ जिंक। तो इसमें हमने जिंक मेटल, तो ये बेस विथ मेटल की रिएक्शन हो रही है। When a content is warmed, a gas evolved which is bubbled through a soap solution before testing. Okay, write the equation of the chemical reaction involved, test to detect the gas, name the gas which will evolve when the same metal reacts with स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सर NaOH प्लस Zn आप सबको याद होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बनता है Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की चेकिंग कैसे करी जाती है, याद होना चाहिए। हम यहाँ पर मैच स्टिक लेके आएंगे, और ये कौन से साउंड के साथ बर्न करेगी? पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, ये मत भूलना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम द गैस भी कर दिया है ना। एंड व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सेम मेटल मतलब हमारा जिंक, तो एक एसिड ले लीजिए स्ट्रॉन्ग, लेट्स से हमने H2SO4 ले लिया। अब इसके साथ क्या बनता है हमारा? ZnSO4 प्लस H2। बढ़िया रिएक्शन, एग्जाम में काफी बार पूछा है। ये वाली रिएक्शन तो मैंने देखा है बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो कंपाउंड का नाम याद नहीं होता। एक सोडियम जिंकेट है और एक सोडियम एल्यूमिनेट है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। ओए होए, ये जी और सी वाले। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन इज व्हाट?
NaCl प्लस H2O, इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड, तो एक गैस G मिल रही है कहां पर, एनोड पे मिल रही है, ठीक है। व्हेन दिस गैस G इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइन, अब G को आप स्लेक्ड लाइन से मिला रहे हो, बहुत बढ़िया। अ कंपाउंड C इज फॉर्म्ड, ये C बनता है, विच इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो C हमारा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ G&C, वेरी इजी। NaCl और वाटर आपका बनाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में तीन चीजें निकलती है, NaOH, Cl2, H2। एनोड पे आपको क्या मिलती है यार, Cl2 मिलती है। एनोड पे आपको क्या मिलती है, Cl2 मिलती है। अब इस Cl2 को जब यहां डाला तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस विल गिव यू CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका C क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। भूलना नहीं है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। क्लोर अल्कली प्रोसेस और ब्लीचिंग पाउडर को मिला देता है। अच्छा, साथ में आपका वाटर भी निकलता है, तो आपको वाटर भी ध्यान रखना है। स्टेट द केमिकल इक्वेशन, यस। और इज द कॉमन नेम फॉर कंपाउंड C, ब्लीचिंग पाउडर। गिव द केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या होता है सर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डन है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, देखिए क्या आ रहा है, अ व्हाइट कलर्ड, अरे ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल है यार, ये फ्रैक्चर्ड बोन के लिए डॉक्टर साहब यूज करते हैं POP। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O। नाम हम इसको लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, राइट द केमिकल नेम ने बता दिया। व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर, अ हार्ड सॉलिड माउस इज ऑब्टेन्ड। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो सर जब POP दैट इज CaSO4.12H2O पानी के साथ मिलता है, दैट इज 3/2H2O, तो आपका बनता है जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2। क्या बनता है आपका, जिप्सम। जो जिप्सम आपका एकदम सॉलिड मास रहता है, तो रिवर्स इक्वेशन बनवा दी उसने। डन है, बहुत बार आया है POP का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ये भी आता है, हाँ, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब 5 लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़ी बीचिंग बेच। देखो पहली वाली है ना, बहुत बच्चे मिस कर देते, बहुत, मतलब मैं लिख के दे रहा हूं, आप पहली वाली गेस भी नहीं कर पाओगे, गारंटी है। ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। अब ओपन एयर में इनको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है, ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, और निकलती है क्लोरीन गैस। ध्यान रखना, ये बहुत बार, मतलब बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस इक्वेशन को, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड, तो ब्लू क्रिस्टल्स यानी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसको जब हम हीट करते हैं तो आपका बनता है कॉपर सल्फेट और 5H2O अलग निकल जाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से टॉपिक आया है। क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेग लाइन, ये तो अभी हमने किया था, Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये आपको देता है CaOCl2 प्लस H2। वॉशिंग सोडा, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर टेस्ट, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या बना के देता है सर, CaCO3 प्लस H2O। कौन से कलर का PPT, व्हाइट कलर का PPT। NaOH इज हीटेड विद जिंक, ये तो अभी हमने किया था, जस्ट यहां लिख रहा हूं मैं, NaOH प्लस जिंक गिव्स यू Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन की गैस। बहुत इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन है, ये एग्जाम में रूबरू भी आ सकती है, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर करके भी आ सकती है, बट ये पांचों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, तो हमने कॉपर नाइट्रेट दैट इज CuNO3 होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक, उसने लिख भी दिया है, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस। ब्राउन गैस आप सबको पता होनी चाहिए NO2 होती है, बहुत लोगों को पता ही होगी, X कहते हैं इसको, इन्होंने जैसे बोला है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द ब्राउन गैस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम डिकम्पोज कर रहे हैं हीट के रेफरेंस में, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। What could be the pH of the aqueous solution of gas X, तो इसका pH क्या होगा, NO2 है,
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर मतलब लेस देन 7 होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या आ रहा है यार, बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन कंपाउंड का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ए C2H4O2, तो सर ये लिखने का तरीका बदल देते हैं, 2 बार वो आपका इथेनोइक एसिड में आता है, तो दिस इज नथिंग जस्ट इथेनोइक एसिड CH3COOH with a base to give salt and water, identify, state the nature क्या है सर, ये एक weak acid है, state the functional group it possess, carboxylic acid, write the chemical equation for the reaction involved। तो सर ये एक बेस के साथ इसको मिला रहे हैं, तो CH3COOH, बेस कॉस्टिक सोडा ले लिया जाए NaOH, तो क्या बनता है CH3COONA प्लस H2O, ये बनता है सर, सिंपल सी रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है इस रिएक्शन को, ठीक है। आगे कहता है व्हेन द अबव स्टेटेड कंपाउंड A रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड B हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, अभी B क्या है सर C2H6O, A की O है, इथेनॉल की बात हो रही है, C2H5OH, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड C बनता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो C हमारा ईस्टर होगा CH3COO C2H5, आइडेंटिफाई बी एंड सी, यस हमने कर लिया, स्टेट द रोल ऑफ एसिड H2SO4 डालते हैं कैटलिस्ट की तरह, राइट द केमिकल रिएक्शन, क्या होती है C2H5OH प्लस CH3COOH will give you ester, that is CH3COO C2H5 प्लस आपका H2, ये आपकी होती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एग्जाम में आपको दिखेगी, मैं से लिखवा लो, अगर ये नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में आएगी, लिख के ले लो। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, तो सर अगेन ये X आपका इथेनॉल ही है C2H5OH, ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स अ एसिडिक कंपाउंड Y, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो सर हम सबको पता होनी चाहिए इथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अभी हमारे पास, KMnO4 भी होता है और K2Cr2O7 भी होता है, तो आपको क्या बना के देता है सर, ये इथेनोइक एसिड बना के देता है, CH3COOH बना के देता है, और उसने लिखा भी एसिडिक कंपाउंड है, तो ये हमारा Y हो गया, तो हम Y को लिख देते हैं भाई, इथेनोइक एसिड है CH3COOH। Compound X reacts with Y in the presence of H2SO4 to give sweet smelling compound Z, water XYZ, तो अभी यार Z तो हम वापस समझ ही चुके, ईस्टर होगा CH3COO C2H5, रिएक्शन आप लिख लेंगे, मैंने पीछे लिख दी है, सिंपल सा कंपाउंड है, बड़ी क्वेश्चन क्यों लिया, ऑक्सीडेशन की वजह से, बहुत बच्चे ऑक्सीडेशन भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया। आओ एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, ये हमारा अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड A belongs to the homologous series of alcohols, ठीक है, on heating A with concentrated sulfuric acid it forms a unsaturated compound B, ओए होए, with a molecular mass of 28 U, the compound B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to saturated compound C, अभी तक थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गया होगा, आइडेंटिफाई करना है ABC, पहले A बोल रहा है एल्कोहल है, तो भैया ये 99% तो हमारा क्या ही रहता है सर, हमारा ये रहता है आपका इथेनॉल, देखो मेरे पास जगह कम पड़ गई, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए को अगर हम देखें तो ए हमारा कौन होगा सर, इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। अब आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो ईट कर रहे हैं ए को, और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट फॉर्म्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट की बात हुई, और आप बताइए इथेनॉल को जब डिहाइड्रेट करते हैं तो इथीन बनता है ना, ये तो याद है ना, क्या बनता है, इथीन बनता है। फिर इथीन का क्या मास 28 होता है, चेक कर लो, कार्बन 12 होता है, 12 इंटू 2 24, H का 1 होता है, 1 इंटू 4 4, 24 और 4 28, तो सही है। कंपाउंड बी, अब इसमें अगर हमने हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये एडिशन रिएक्शन कर रहा है और सी बना रहा है, एडिशन रिएक्शन से इथीन किसमें कन्वर्ट होता है, इथेन में, डन है, यह पूरी रिएक्शन हो गई। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ A इंटू बी, तो क्या रिएक्शन होती है सर, यहां लिख रहा हूं मैं आपका C2H5OH, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं H2SO4, बनता है C2H4 और साथ में निकलता है वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है आपका। व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपाउंड C अंडरगोस कंबशन, तो C का अगर हम कंबशन करें C2H6O2 के रेफरेंस में, तो CO2 बनता है,
H2O बनता है, हीट बनता है, लाइट बनता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आप सबको पता है। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो एडिशन करते हैं हाइड्रोजनेशन, इससे बेसिकली वेजिटेबल ऑयल वगैरह कन्वर्ट किए जाते हैं वनस्पति घी वगैरह में। नेम ऑल द प्रोडक्ट्स व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम। तो ए को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है? C2H5OH plus Na would gives you C2H5ONa plus H2। क्या बनता है सर ये? इथेनोएट या इथॉक्साइड? तो सर इथॉक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इथॉक्साइड। अगले क्वेश्चन पे बनते हैं बड़ा अच्छा। शीतल वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, शी एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl टू वाटर। Why does she add small amount of HCl? क्यों करती है भाई? क्योंकि अच्छा जो नॉर्मल वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, हम उसमें एसिड डालते ताकि वो गुड कंडक्टर बन जाए। तो इसमें आंसर में क्या लिखोगे कि भाई हम इसलिए डालते ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनता है? H2 और O2। O2 बनता है एनोड पे, H2 बनता है कैथोड पे। रेशियो भी पता होना चाहिए 2:1 कि भाई डबल अमाउंट में H2 निकलता है, सिंगल अमाउंट पे O2 निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आ गया देखो मेटल्स का एक क्वेश्चन। Two ores A and B were taken. On heating, ore A gives you CO2 whereas B gives you SO2। ओए हो, समझ में आ गया होगा अभी तक। What steps will you convert them into metal? तो पक्का पक्का A आपको जो CO2 की गैस दे रहा है ये कार्बोनेट का ओर होगा, और B आपको क्योंकि SO2 दे रहा है तो ये सल्फाइड का ओर होगा। अब मुझे बताइए, कार्बोनेट के ओर की जाती है कैल्सिनेशन, सल्फाइड के ओर की जाती है रोस्टिंग। ये करी जाती है, सही बोल रहा हूं? हाँ जी सर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन की रिएक्शन याद होनी चाहिए, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। याद नहीं है तो वो 12 मिनट में मैंने सारी रिएक्शंस करवाई है केमिस्ट्री की, वो देख लेना। और जिंक सल्फाइड प्लस O2 ये होता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अब ये दोनों ही जो है इसका हम करवाते हैं रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं कार्बन, बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन निकल के आएगा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे। द गिवन इक्वेशन। ओए होए ओए होए, इस क्वेश्चन में तो लाइक कर दो यार, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, लिख लो, ये गारंटी आ रहा है। The given reaction shows one of the process to extract the metals of iron and manganese. MnO2 plus Al gives you Mn plus Al2O3 plus heat. Give reason why the above reaction is known as thermite reaction, because a lot of heat is generated in this reaction and this is used in welding purposes. पता है ना? Identify the substance oxidize and reduce. Check कर लो। MnO2 Mn बन रहा है, तो इसमें से तो O निकल रहा है, O निकल रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, O निकल रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। Al Al2O3 बन रहा है यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। अब ऑक्सीडेशन Al का हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हो गया? Al। यस सर। रिडक्शन MnO2 का हो रहा है तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया? MnO2। बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे। तो गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज परफेक्टली रिएक्टिव इन थर्माइट, क्योंकि आराम से Mn को लात मार सकता है और ये वाली रिएक्शन बड़े इजीली हो सकती है। Al इज अ गुड रिएक्टिव एलिमेंट देन मैग्नीज, इस वजह से हम ये यूज करते हैं। आगे आएंगे। व्हाट इज मेंट बाय M4 टेरिक ऑक्साइड। ओए होए भाई, ये बहुत बार आया है, अभी भी आएगा। M4 टेरिक ऑक्साइड यानी वो जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे। गिव 2 एग्जांपल्स। कौन से 2 एग्जांपल है सर हमारे पास? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, 2 M4 टेरिक ऑक्साइड। राइट द इक्वेशन विद एसिड एंड बेस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो Al2O3 को एक बार हम एसिड मान लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक बार बेस से, दैट इज NaOH से करवाते हैं। तो क्या बनता है सर? आपका पता होना चाहिए। आपका बनता है NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। अब सेम Al2O3 को मैं एक बार बेस मान लेता हूं, इसमें रिएक्ट करवाता हूं एक एसिड। लेट से मैंने एक एसिड करवाया HCl, अब मैंने इसको एसिड ले लिया और ये पहले बेस लिया था, तब बनती है AlCl3 और वाटर। ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी। जिंक के साथ आप इजीली कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ये M4 टेरिक ऑक्साइड्स काफी बार पूछे गए हैं।
इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, वो कहता है हमसे द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इंप्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल, मोस्ट वाइडली इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, व्हाट इज कैथोड एंड एनोड मेड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय दिस प्रोसेस। ये याद आई प्रोसेस, यस रिफाइनिंग। तो यहाँ पर दो रॉड्स दी जाती है, एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं, ये थिक लेते हैं, ये पतली लेते हैं, ये एनोड और ये कैथोड। एनोड पे आप इम्प्योर मेटल लेते हो और कैथोड पे आप प्योर मेटल लेते हो। यहां पर एक सॉल्यूशन आता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आप सॉल्यूशन लेते हो एज अ इलेक्ट्रोलाइट। यही पूरी रिएक्शन है। जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो कॉपर के आयन सीधे जाते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड पे प्योर मेटल मिलता है। यहां आपको जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, जो घुली नहीं, वो किस फॉर्म में मिलेगी? एनोड मड फॉर्म में मिलेगी। अब देखो सारे क्वेश्चन यही है, व्हाट इज कैथोड? कैथोड आपका प्योर मेटल, एनोड आपका इम्प्योर मेटल। नेम दिस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला आप लिख दोगे। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड, तो बताओगे कॉपर के आयन सिधर जाते हैं और आप ये बता सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम फिजिक्स को लेके आएंगे जो बच्चों का बहुत सिरदर्द बना हुआ है। तो चलिए अब फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी लाया हूं। डिराइव द रिलेशन ऑफ R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 व्हेन जॉइंड इन सीरीज। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बोले सर आता तो है, नहीं आता है, बहुत बच्चे छोड़ देते, इसलिए डाला है। सीरीज के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, एक ये बनाएंगे। अच्छा, ये लेट से R1, लेट से R2, लेट से R3। सीरीज में आपका करंट सेम जाता है, वोल्टेज डिफरेंट जाता है, तो इसको लेट से V1, V2, V3। टोटल वोल्टेज बैटरी का V मान लेते हैं। अब V हमको पता है किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ये आपको पता होना चाहिए, IR1, IR2, IR3। यहां आप लिखोगे कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, एग्जामिनर को तो बताओगे ना। IR, I कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I गया, R की वैल्यू आई, R1 प्लस R2 प्लस R3। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जब भी डिराइव करो तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना कि सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है और न्यूमेरिक वैल्यू प्लस हो जाती है, रेसिप्रोकल करना नहीं पड़ता है। इसके बाद आ रहा है पैरेलल का, जैसे सीरीज का था वैसे ही पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है सर? आपका देखो 3 रेजिस्टर लगाए, अब लेट से ये वोल्टेज, अब हम सबको पता है वोल्टेज सेम जाता है, करंट डिफरेंट जाता है। तो लेट से ये R1, ये R2, ये R3। R1 को लेट से I1 मिल रहा है, R2 को लेट से I2 मिल रहा है, R3 को लेट से I3 मिल रहा है। सेम ही काम है, बस इसमें I चेंज रहता है। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह ओम्स लॉ में क्या होता है? V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अगेन आप इसमें बताएंगे कि I होता है V बाय R। अच्छा, V कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V गया, फॉर्मूला बना 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया फॉर्मूला। और यहां पैरेलल में ऐड करते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। सीरीज में मैक्सिमम, इसमें मिनिमम। आओ आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं प्यारा, स्टेट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? सब लोग लिखेंगे। स्नेल्स लॉ इज डिफाइंड एज द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in a given pair of medium, in a given pair of medium is always constant। ये है ना laws of refraction का second law, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। If NAB is the refractive index of medium B with respect to A and NBA is refractive index of medium A with respect to medium B, prove that NAB into NBA is equals to 1। आओ, ये बहुत बच्चे भूल जाएंगे कि कैसे करेंगे। तो पहले कहता है भाई n ऑफ n ऑफ AB। तो ये दिया है n ऑफ AB यानी A विथ रिस्पेक्ट टू B, दैट इज NA बाय NB। अब वो जैसे भी लिखा बात की है, और NBA उसने बोला है NB अपॉन NA, यही होता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू A। कह रहा है हमको प्रूफ करना है NAB इंटू NBA 1 के बराबर है। तो कर दो NAB इंटू A, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा?
Na अपॉन NB इंटू NB अपॉन Na, यही होगा। Na से Na गया, NB से NB गया, 1 के बराबर आ गया। दिखने में टफ है, टफ है, आ जाएगा तो इजी। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू मीडियम B इज 4/5, मतलब AB दिया है 4/5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू मीडियम A, तो B निकालना, उल्टा कर दो ना, 4/5। इतना आसान क्वेश्चन था, बट देखो ये क्वेश्चन आसान था बट खुलना चाहिए था, वो बात है। ये क्वेश्चन तो लिख लो, स्टैम्प पेपर निकालो, लिखो, सूरज सर कह रहे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज करके आ सकता है बट आएगा, गारंटी बोलो। मिरर का आ सकता है, लेंस का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। क्या कह रहा है ये? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12। लेंस है कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव होती है पहली चीज। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, यानी HO 5 दिया है, पॉजिटिव लेते हैं, याद होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, U हमेशा नेगेटिव -20। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक कर रहा था। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। चलिए पहले v निकालेंगे। u कितना है सर? 20 माइनस माइनस 1/20, f कितना है सर? 15, अरे सॉरी 12। ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 1/12 माइनस 1/20, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 12 के टेबल में 60 5 बार, 3 बार, ये आएगा 2/60, कट करेंगे तो आएगा 30। तो v की वैल्यू कितनी आई? 30। v की वैल्यू अगर 30 आई तो क्या hi निकाल सकते हो? हाँ, फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का v/u इक्वल्स टू hi/ho। v 30 है, u 12 है, माइनस का सॉरी 20 है, यार क्या कर रहा हूं मैं, 20 है। hi हमको निकालना है, ho हमारा 5 है, काटा पिटी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5। देखो 5 3 जा 15 और डिवाइड बाय 2, तो hi आ रहा है -7.5। अच्छा, नेगेटिव का मतलब होता है इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। मिरर का भी आ सकता है, लेंस का भी आ सकता है। एक चीज मत भूलना, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। भूलना नहीं है, कभी कभार बोर्ड्स वहां पे भी फंसा देता है। अगला क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं आपका, मेक अ वेल लेबल्ड डायग्राम थ्रू अ प्रिज्म। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पता भी होता है तो थोड़ी बहुत मार्किंग गलत कर देते हैं कि हमको प्रिज्म का पूरा डायग्राम आना चाहिए। देखो मैं बनाता हूं, तो देखो जैसे लेट से मैंने ये आपका पहले तो ये बनाया आपका प्रिज्म, ठीक है। चलिए हम इसको ऑरेंज कलर से दे देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर, रुको मेरे को एक लाइन लेने दो। देखो सबसे पहले हम यहां से लेंगे इंसिडेंट रे। क्या लेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। रुको कलर चेंज करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, ये इंसिडेंट रे लेंगे, चलेगा। अच्छा अब यहाँ पर हमको एक बनानी पड़ेगी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल बना देते हैं क्योंकि ये जा रही है रेयरर से डेंसर। ये हमारा कौन सा मीडियम है सर? रेयरर मीडियम है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये अगेन रेयरर मीडियम है। अब एक लेंगे नॉर्मल, नॉर्मल बनती है परपेंडिकुलर, तो आप ऑलमोस्ट इस तरफ पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना देंगे। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, इसको ब्लू कलर देते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप सबको पता होगा। अब इंसिडेंट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, तो हम इसको टुवर्ड्स नॉर्मल ले लेंगे। एक मिनट, डुप्लीकेट, एक मिनट यार। देखो अब हम इसको नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड कर देंगे। देखो मुड़ जा तू मुड़ जा रे, ये ऑलमोस्ट हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है। ये हमने टुवर्ड्स नॉर्मल इसको बेंड कर दिया। अभी मार्किंग करेंगे, अब ये वापस उधर तरफ जाएगी। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अब अवे फ्रॉम नॉर्मल एक और नॉर्मल बनाएंगे। रुको एक मिनट, देखो ये बनाई हमने नॉर्मल, एक और एंगल पे, ये बन गई नॉर्मल। अब ये बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, तो रुको एक मिनट डुप्लीकेट करने दो। अरे यार ये डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा ब्रो? अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल ले जानी है, तो रेयर से डेंसर में गए टुवर्ड्स, अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल ले लेंगे हम।
ठीक है, ये हमने ले ली। अब थोड़ी सी मार्किंग कर ली जाए, इत्मीनान से समझना। ये हमने बनाई थी नॉर्मल 1, ये बनाई थी नॉर्मल 2। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं लेट्स से ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट्स से ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो अब ए बी जो होगी, मैं यहां लिख रहा हूं, ए बी जो होगी वो होगी इंसिडेंट रे, बी सी जो होगी वो होगी रिफ्रैक्टेड रे, और सी डी जो होगी वो होगी इमर्जेंट रे। ठीक है, अब एंगल भी बना लो, आओ एंगल अलग कलर से बनाते हैं। ठीक है, चलो एंगल देखो ध्यान से। ये सबसे पहले नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये भी हमने बना दिया। और कुछ बचा क्या, एक बार चेक कर लो यार। इंसिडेंट रहे, इमर्जेंट रहे, रिफ्रैक्टेड रहे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिविएशन। ये डिविएशन कैसे बनता है सर? बहुत ध्यान से समझना। देखो, डिविएशन होता है कि हमारी लाइट कितना डिविएट हो गई। ये उसका एंटिसिपेटेड पार्ट था, ऐसे चलनी चाहिए बट चली ऐसे, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, है ना। थोड़ा सा तो गलत बनेगा ही, पूरा परफेक्ट तो मेरा बनेगा नहीं कभी, तो मुझे पता है। हाँ देखो, अब ये जो है ये ओरिजिनल बात होना चाहिए था बट चलिए ऐसे है, तो इसके बीच में जो पूरा एंगल बनता है, इस पूरे एंगल को ये बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। इस तरीके से आपका ये डायग्राम है, बहुत बार आया है, कभी इसको निगलेक्ट मत करना। अगर आ गया तो फिर लग जाएंगे, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें क्या क्या है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा एक छोटू सा क्वेश्चन। क्या छोटू सा क्वेश्चन है? व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट देयर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करना विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। इसमें हेल्प कौन करता है? सीलियरी मसल्स हेल्प करते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, जब दूर रखा रहता है डिस्टेंट, तो सीलियरी मसल पुल करते हैं उसको पर्टिकुलर, जैसे पुल करते हैं तो उसको पर्टिकुलर थिन बनाते हैं और उसकी फोकल लेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। फोकल लेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और जब आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट है, बहुत पास में ऑब्जेक्ट है, तो पुश करते हैं, थिन के जगह थिक होता है और फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है। भूलना नहीं है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। काफी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 13.5 और 6 लेके आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें फंबल कर जाते हैं कि 3 ओम है, अच्छा 3 रेजिस्टर्स है, लेट्स से R1 9 ओम का, R2 भी 9 ओम का और R3 भी 9 ओम का। अब हमको लेके आना है एक बार 6 और एक बार 13.5। तो लेट्स से हम 13.5 देखते हैं। अब 13.5 कैसे आएगा? देखो, सोचना पड़ेगा। इसमें मैंने पहले भी बताया, इसमें आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना चाहिए, आ जाता है बहुत इजीली। अगर हम सोचें कि यार हम दो को पैरेलल में ज्वाइन करके देखते हैं, लेट्स से मैंने बोला मैं R1 एंड R2 को पैरेलल में ज्वाइन करता हूं, तो कितना होगा? 1/9 प्लस 1/9, इट्स 2/9, दैट इज, आप उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 4.5। अब सोचो, एक अभी 2 का हो गया काम, एक अभी भी बाकी है 9 ओम वाला, तो अब इसको सीरीज में लगा दो ना। तो R3 को अब इसमें किसमें लगा दो? सीरीज में लगा दो। तो कितना हो गया? 4.5 पहले और फिर 9, कितना हो गया? 13.5 ओम हो गया या नहीं हो गया? यस सर। डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, एक सीरीज में, 2 पैरेलल में। यार रुको एक मिनट, लेट्स से ये R1, ये R2, ये R3, ये डायग्राम भी बन जाएगा। एक सीरीज में, 2 पैरेलल में, काम खत्म। तो ये हो गया सर। अब हम सोचते हैं कि यार हम 6 ओम वाला कैसे लेके आएंगे? 6 ओम वाला भी सोच लेते हैं ना। तो अब 6 ओम वाले के लिए अगर हम थोड़ा सोचें कि तीनों को अगर पैरेलल में करें, 1/9 1/9 1/9, तो काम हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है। तो एक काम किया जाए, 2 को सीरीज में, एक को पैरेलल में करके देखा जाए। मतलब कहने का तात्पर्य, लेट्स से मैं R1 एंड R2 को सीरीज में कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 दैट इज 18। ठीक है, और मैं R3 को इसके साथ में पैरेलल ले लेता हूं, दोनों को, मतलब 1/18 प्लस 1/9,
एलसीएम आएगा 18, 1 + 2 तो ये आ गया ना 3/18 दैट इज 6। ऐसे देखा, ऐसा सोचना पड़ता है, कुछ नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल लगाओगे खुद ब खुद आ जाएगा। अब जैसे मैं इसका एक बार डायग्राम बना के बताऊं, तो हमने क्या किया, दो को हमने सीरीज में लिया और वाइसा वर्सा उसको पैरेलल में काउंट किया है। तो देखो ये एक लिया, ये दो लिया, अब इसी के नीचे हमने एक पैरेलल लगा दिया ऐसा। तो लेट्स से ये R1 R2 था और ये R3 था, ऐसा ही था कोई डायग्राम। यस सर, दो सीरीज में उसके साथ एक पैरेलल। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन सही है इसलिए लिया मैंने। देखो आय हाय, ये तो मेरा फेवरेट भी है और बहुत बच्चों का नॉन फेवरेट भी है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या ऐसा ऑब्सेशन है कि नहीं सर नहीं करेंगे, बट ये आता है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, एग्जाम में 100% आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, इन चारों में से एक क्वेश्चन एक बन के आएगा ही आएगा। बहुत इत्मीनान से सुनना, क्या करना है हमको इसके अंदर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है सर 1 मीटर, इस 26 ओम, तो R दिया है 26। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो डायमीटर है 0.3 mm, तो भैया पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, लेंथ मीटर में ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ -3 कैसे आया सर, मिलीमीटर को मीटर में करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 होता है 10⁻³ डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव, तो 0.3 इंटू 10⁻³ -3। अच्छा एक गलती और करते हैं, अपॉन में 2 नहीं लिखते हैं, क्यों लिखा 2, डायमीटर है तो रेडियस चाहिए ना दोस्तों, भूलना नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L/A। मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए तो मैं थोड़ा फॉर्मूला को चेंज कर दूं, A को उधर भेज देते हैं, L को नीचे भेज देते हैं, चलेगा सर। आइए लगाइए फॉर्मूला, R कितना है सर 26, एरिया होता है πr², पाई की वैल्यू ले लो 3.14, R² तो दो बार लिखना पड़ेगा 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, अपॉन में लेंथ तो 1 ही है तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करो, 2 से ये कटेगा 13 बार और हमको ये 2 से एक और बार कटते हुए दिख रहा है, कितनी बार 1 बार, ये हो गया 11.5 और 7, कितना हो गया 157, मतलब 1.57। तो अब 13 इंटू 1.57 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू मल्टीप्लाई में पावर होती है ऐड, -3 -6 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके लिए, आप याद छोड़ सकते हो अगर एग्जाम में टाइम ना बचे, बट थोड़ा बहुत तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो क्योंकि करना पड़ेगा। 0.3 इंटू 0.3 0.09, 13 इंटू 9 करोगे 117 होता है, तो वो आ जाएगा कुछ समथिंग। देखो मैं एक बार करके देख लेता हूं कितना आ रहा है। देखो अगर हम करके देखें तो 13 इंटू 1.57 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो ये समथिंग आ रहा है 1.83 सही है ना, हाँ सही है इंटू 10⁻⁻6। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपको, ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है सर, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। ओए होए बहुत अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इंफिनिटी होता है ना, मायोपिक पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इंफिनिटी होता है। V कितना दिया है सर 80 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि सर हम जो V लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला, क्योंकि फोकल लेंथ चाहिए, फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/80 माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू 1/f। ये इसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ से f की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है पावर,
नेचर भी है, हाँ नेचर भी है। पावर पहले निकाल लेते हैं, पावर के लिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो फोकल लेंथ आई है -80, कन्वर्ट करने पे मिलेगा -0.8 मीटर, है ना, डिवाइड बाय 100। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1/f, पावर इक्वल्स टू -1/0.8, नेगेटिव है तो ऊपर भेज दिया। इसको थोड़ा सा कट करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, पावर की वैल्यू आ रही है -1.25 डायोप्टर। नेगेटिव पावर का मतलब है कौन सा लेंस यूज किया होगा, कॉनकेव लेंस यूज किया होगा, क्योंकि मायोपिक पर्सन है ना, मायोपिया बंदे को, तो कॉनकेव लेंस यूज किया होगा। पावर पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये अप्रोच लगानी है तो जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड। है सोलेनॉइड एक आपका पूरा कॉइल है जिसपे आप इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे घुमा देते हो, बीच में आपका एक कंडक्टर रहता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, तो इट्स बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। भूले तो नहीं हूं, नहीं सर हम तो भूल गए, देखो याद करवाते हैं। ये कंडक्टर, अब आपने इसके ऊपर ऐसी वायर लपेट रखी है और यहां से आपने इसको बैटरी से जॉइनिंग दे दी है, यही किया है। अच्छा, अब ध्यान रखना है आपको, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, देखो अलग कलर लेते हैं, ये ऐसे जाती है, ये जाती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनसाइड आपका यूनिफॉर्म रहता है पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये बाकी सिमिलर टू बार मैग्नेट। इसके पोल्स कैसे जस्टिफाई करते हैं सर, बाय ब्रिंगिंग अ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट लेके आओ, अपने आप पोल दिखा देगा। मेन यूज इसका बेसिकली मैग्नेटाइज करने के ज्यादातर काम आता है, सॉफ्ट आयरन वगैरह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, डिफाइन पावर, ओए होए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। क्या नॉर्मल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के रेफरेंस में। अच्छा, अब देखो हमको चाहिए आर और वी के रेफरेंस में, तो जनरल फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, यही होता है। आई नहीं चाहिए हमको, आई नहीं चाहिए, तो आई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, आई की जगह हम डाल सकते हैं वी बाय आर, डाल सकते हैं ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि उसने बोला है भाई पोटेंशियल डिफरेंस और आर में चाहिए तो दे दिया। एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइंड टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ 220, ओके, दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 5 घंटे। तो भाई ये जो ओवन है ये टाइम 5 घंटे चलता है और इसकी जो एनर्जी वो 11 यूनिट्स यानी 11 kWh, यूनिट्स मतलब kWh। कैलकुलेट द पावर, फॉर्मूला क्या होता है पावर का सर, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है 11, टाइम है 5, तो 11/5 आ गया। चाहो तो इसको 2.2 करके भी लिख सकते हो। कैलकुलेट द पावर, करंट ड्रॉन बाय द ओवन, करंट तो इजीली आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर 11/5 है, वोल्टेज सॉरी वोल्टेज आपका 220 है, यहां से आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 11 से कटेगा 20 बार, इस ये नीचे जाएगा तो आई की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 1/100। कितनी आएगी सर, 1/100। सही निकाला ना मैंने, डिवाइड में गया, हाँ ठीक है, 1/100। रेजिस्टेंस ऑफ अ ओवन व्हेन इट इज यूज्ड, तो रेजिस्टेंस भी इजीली आ जाएगा, आर होता है V बाय आई, तो R इज इक्वल्स टू V कितना है आपका 220, I कितना है 1/100, ये ऊपर जाएगा तो R की वैल्यू आएगी 220 और 20 और। अच्छा क्वेश्चन था, काफी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था, 2024 का PYQ है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन भी पिछले साल का ही है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसको डाला है। स्टडी द गिवन सर्किट, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, बहुत इजी है। ये पैरेलल में तो 1/8 और 1/8 कितना हो जाएगा, 2/8 दैट इज 4 ohm, और बाकी सारे सीरीज में, तो 4 + 6 + 16 + 4, ये 4 यहां से, 4 और 6 10, 26 30, तो 30 ओम आपका इसका आंसर आ गया इजीली। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन, ओ सॉरी, ओके मैंने गलती कर ली, वो ए और बी पूछा है, तो ए और बी में तो सिर्फ ये तीनों आएंगे, ये 4 नहीं आएगा, माय मिस्टेक, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये हो जाएगा 20 ओम, नहीं सॉरी 20 क्या कर रहा हूं मैं, 26 सॉरी 4 और 10, ठीक, 26 ओम। और अगले में बोल रहा है बी और सी, तो बी और सी में, ये फर्स्ट का था, बी और सी में आपका कितना आया था, 4 ओम आया था, ठीक है, वो रीडिंग में प्रॉब्लम।
कैलकुलेट द करंट व्हेन द की इज क्लोज, तो करंट आप बड़े इजीली निकाल लोगे आई गेस सो। 6 वोल्टेज है आपका, टोटल आर कितना आया था, टोटल आर जो हमने निकाला था वो 30 आया था, वोल्टेज 6 है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है क्या, वी बाय आर, तो वी बाय आर दैट इज 6/30 1/5 या 0.2 चलेगा। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो अब आगे क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, he places a bar magnet in the center, he sprinkles some iron filling uniformly around the bar magnet, then he taps the board gently, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। why does iron fillings arrange in a pattern, क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। why does the lines along with the iron align, what does the lines, okay, तो ये कैसी लाइंस होती है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। What does the crowding at the end of magnet indicate, कि पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। How does the strength of magnetic field indicate closeness, जितना ज्यादा आप क्लोजनेस जाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। स्टेट एंड रूल टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैक्सवेल्स थंब रूल, इससे काम हो जाएगा। फोर्स के लिए आप कौन सा रूल लगाते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब आएगा हमारा प्यारा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को इत्मीनान से समझते हैं, जल्दी जल्दी देखें क्या कह रहा है बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन, राइट डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। देखो मैं इसके लिए आपके लिए आंसर्स लाया हूं ताकि आपको एक पूरा रेफरेंस मिला रहे। अब यहां पर ग्लूकोज का पूरा चार्ट पता होना चाहिए, 6 कार्बन टूटता है साइटोप्लाज्म में, पाइरुवेट बनता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका लैक्टिन मसल सेल के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, कितनी 38। इसमें ईस्ट का भी याद रखना है यार, फर्मेंटेशन, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी बनती है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आय हाय, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स रूट्स, बाय रूट हेयर, सीलिया, जो सीलिया से अपना वो ले लेता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो सीलिया, रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, HCl एसिडिक बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, ट्रिप्सिन सिंपल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम है, वॉल्स खाने को ऐसे चर्न करते रहना दिन भर, सलाइवरी अमाइलेज चार्ज का डिकम्पोजिशन बेसिकली है ना, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। What is photosynthesis? CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें, और 3 इवेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फिर सनलाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल में, वाटर का स्प्लिट होना, H2 से CO2 का रिडक्शन होना कार्बोहाइड्रेट्स में। रिएक्शन भी लिख लो, CO2 plus H2O in the presence of sunlight, chlorophyll will give you C6H12O6, साथ में O2 साथ में H2O, भूलना नहीं है, ये रिएक्शन काफी बार आई हुई है, डायरेक्ट ध्यान रखने का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा मेन मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट आपका एक ऐसा एक्शन है जो इनवॉलेंटरी है बट ब्रेन के कंट्रोल में है, और रिफ्लेक्स एक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में है। देखो इसके लिए कोई स्टिमुलस नहीं लगता, कुछ होना नहीं चाहिए, बट इसके लिए स्टिमुलस लगता है। ये ब्रेन रेगुलेट करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करते हैं। इनमें कोई मसल्स का कोई फंडा नहीं है, बट इसमें मसल्स का फंडा है। ये आपके पूरी लाइफ में चलते रहेंगे, ये कभी कभार चलेंगे जब कुछ इमरजेंसी हो जाए या जब कुछ हो जाए, और ये क्विक और स्लो हो सकते हैं, बट ये हमेशा ही क्विक होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेम दी पार्ट्स फ्रॉम A to B, वेरी इजी। रिफ्लेक्स सेक्शन काफी बार आया है। A आपका रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, B आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ये ले जाने का काम करता है, C आपका स्पाइनल कॉर्ड है, D आपका रिले न्यूरॉन है, E आपका मोटर न्यूरॉन है। और अगर आपसे ये भी पूछे तो ये आपका इफेक्टर है, ठीक है। और क्या इस सीक्वेंस को टर्म बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद ओए होए, बहुत बच्चे छोड़ देते ना जर्मिनेशन ऑफ सीड को, इसलिए लाया मैं। ए है प्लूम्यूल, फ्यूचर शूट, सी है रेडिकल, फ्यूचर रूट, बी है कॉटलेडॉन, फ्यूचर फूड स्टोरिंग। बी को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि भाई ये फोटोसिंथेसिस का जितना भी फूड है इसको स्टोर करके बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो ये भी बहुत अच्छा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे बोर्ड्स का थोड़ा ज्यादा फेवर रहता है। यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस। एक तो एसटीडी से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और सेफ सेक्स को प्रमोट करता है। देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी से। अच्छा, हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइडिंग इन प्रेगनेंसी, एक तो स्पर्म का जाता नहीं है, एग को आप मार देते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अबॉर्शन, अच्छा सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन मतलब फीमेल फीटिसाइड, फीमेल को मार देना, है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है।
इसके बाद देखेंगे, ये आ गया हेरिडिटी का बहुत शानदार क्वेश्चन। हेरिडिटी में से आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, मैंडल क्रॉस द प्योर टॉल with pure short obtained tall plant in F1, what is the gene combination in F1? क्या बनता है? कैपिटल T स्मॉल t। give reason why only tall plants were observed, law of dominance, हमेशा डोमिनेंट रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। what is the ratio of plant obtained in F2 when F1 are self pollinated? तो कितना होता है रेशियो? 3:1। परसेंटेज में पूछे तो 75-25। स्टेट द रीजन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डीकंपोजर्स। अगर डीकंपोजर्स अर्थ से हट जाए तो क्या होगा? पूरा वेस्ट अर्थ पे ही रहेगा, अर्थ इनहेबिटेंट हो जाएगा, रहने लायक जगह नहीं बचेगी। तो देखो डेड वेस्ट आपका पहले तो कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब अक्यूमुलेट होते जाएगा, उसको कोई डिकम्पोज नहीं करेगा और नेचुरल साइकिल कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन, O3 मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। इसकी वजह से आपको यूवी रेज जो होती है सन की, अगर डायरेक्ट एक्सपोजर मिला तो आपको उससे स्किन कैंसर, बहुत सारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। इसके लिए कमिटी भी बनी है, फुल फॉर्म याद रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद फूड चेन का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, पता होना चाहिए फूड चेन का एक क्वेश्चन क्या है सर? स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। लीफ, कैटरपिलर, कैमेलियन, स्नेक और मंगूज अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 100 जूल से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे अगर 100 जूल है तो प्रोड्यूसर पे कितना होगा? उल्टा चलेंगे तो करते जाएंगे, 100 होगा तो इधर 1000 होना चाहिए, 10% इधर, और 1000 होगा तो इधर कितना होना चाहिए? 10,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल? नहीं। क्यों नहीं? अगर होगी तो लास्ट में फिर एनर्जी खत्म हो जाएगी। देखो 100 के बाद इसको 10 मिलेगी, इसको 1 मिलेगी, तो अगला जो होगा उसको तो मिलेगी, तो नो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एक और बढ़िया क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ये मैंने लिख दिया है प्लांट हार्मोन्स और एनिमल्स हार्मोन, इसमें कुछ भी ऑर्गन और ग्लैंड नहीं, बट इसमें तो हमको पता है ग्लैंड्स रहते हैं। ये नॉर्मली इनके कॉमन एक्शंस है और इनके स्पेसिफिक नेचर है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं, बट ये सब कुछ फंक्शनिंग, एनर्जी, ये सब ये करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये। अच्छा अभी एक और है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज फॉर इंटेलिजेंस के लिए हमारा सेरिब्रम है यार, फोरब्रेन। राइडिंग अ बाइसिकल एक वॉलेंट्री एक्शन है और बॉडी बैलेंस का एक्शन है, तो सेरिबेलम कहां पर? मेडुला ऑब्लिंगेटा में। वॉमिटिंग इनवॉलेंट्री एक्शन है, नहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं, सॉरी हिंड ब्रेन, क्या लिख रहा हूं मैं, माय मिस्टेक, हिंड ब्रेन। वॉमिटिंग आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, अगेन ये भी हिंड ब्रेन में आता है। कंट्रोलिंग हंगर ये एक इमोशन टाइप थिंग है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस जो आपका फोरब्रेन में आता है ना, ये आप लिख सकते हो। हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? तो ब्रेन के लिए तो क्रेनियम है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। क्रिएट अ फूड चेन फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, हॉक्स, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो सबसे पहले ग्रास, देन उसके बाद आपका इंसेक्ट, देन उसके बाद आपका फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। ये हो गई फूड चेन। नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग है। Which organism of the food chain will have the highest concentration of non-biodegradable chemical? इसमें जो टॉप लेवल होता है उसको होगा, तो हॉक इसका आंसर होगा सेकंड वाले का। नेम द फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना याद है? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब आप DDT स्प्रेड करते हो, केमिकल स्प्रेड करते हो, तो जो टॉप लेवल कार्निवोरस होते हैं, टॉप लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। 10,000 जूल्स अगर फ्रॉक्स को एनर्जी है, कितनी? 10K, तो बताइए स्नेक को कितनी होगी? तो 10,000 का 10% दैट इज 1000 जूल्स स्नेक को मिलेगी। डन है। ये हमारे सारे क्वेश्चंस आप तक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के डाल दिए हैं। अब बस मैं इतना चाहूंगा कि आप इन्हें देखें, समझें, करें और अपनी पढ़ाई को एक मीनार से करते रहें। कल आपके सामने एक वीडियो आएगी डूज एंड डोंट्स ऑफ साइंस एग्जाम। बाकी आप सब अच्छे ही हैं, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।